नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 7 मई शुक्रवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित वी मार्ट शोरूम पर शुक्रवार को माधवनगर थाना पुलिस ने प्रतिबंध के बावजूद शोरूम से माल बेचने के लिए कार्यवाही की। वी मार्ट शोरूम का मैनेजर राजेंद्र पिता विजय जायसवाल आधा शटर खोलकर ग्राहकों को अंदर बैठाकर व्यापार करता पाया गया, जिस पर माधवनगर थाने की गश्त टीम ने दबिश दी, शोरूम को बंद करवाकर अंदर खरीदारी कर रहे ग्राहकों को बाहर निकाला और 188 के तहत जुर्माने की कार्यवाही की। इसी के साथ फ्रीगंज में स्थित किराना दुकान हाजी इब्राहिम भाई हाजी अली मोहम्मद अत्तार पर भी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने के जुर्म में जुर्माने की कार्यवाही की। ये वी मार्ट है फ्रीगंज में, कपड़े की दुकान है। इसमें ये दुकानें 11 बजे तक का खोलने का आदेश है और होम डिलीवरी का है, वो भी केवल खोलने का भी नहीं, होम डिलीवरी का है। उसके बावजूद भी ये 11 बजे बाद भी ये वी मार्ट मैनेजर राजेंद्र जायसवाल पिता विजय जायसवाल निवासी ढाबा रोड उज्जैन का, ये शटर उचका के ने अपना काम कर रहे थे। इसके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का धारा 188 की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों के बीच 7 मई से 15 मई के दौरान बसें बंद करने का निर्णय लिया गया है। 7 मई को अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के बीच बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। अपर परिवहन आयुक्त ने इन राज्यों के बीच चलने वाली सभी बसों के परमिट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। शुक्रवार को शुभ लाभ महिला समूह से जुड़ी हुई 10 महिलाएं अपने साथ धोखाधड़ी होने का आवेदन लेकर नानाखेड़ा थाने पहुंची। इनका आरोप है कि इनकी समूह अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से महीने भर किश्त तो ले ली, लेकिन बैंक में जमा नहीं की। इन महिलाओं को लॉकडाउन में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो बैंक में जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि उनकी कोई किश्त जमा नहीं हुई है। अब ये महिलाएं न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंची हैं। दरअसल इन महिलाओं का आरोप है कि मीना चौधरी नाम की महिला नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के आनंद नगर में संचालित होने वाले शुभ लाभ महिला समूह की अध्यक्ष है। समूह की सभी 10 महिलाएं 100 रुपए महीना मीना को नर्मदा झाबुआ बैंक में जमा कराने के लिए देती हैं, लेकिन मीना उसे जमा न करके अपने पास रख लेती थी। इन महिलाओं को 5 साल बाद ब्याज सहित पैसे मिलने का आश्वासन दिया गया था। कुछ महीने पहले इन्हें ICICI बैंक से 20,000 रुपए का लोन भी दिलाया गया था, जिसकी मासिक किश्त के रूप में भी ये महिलाएं मीना को रुपए देती थी, वो भी संबंधित बैंक में जमा नहीं किया गया। लॉकडाउन में इन महिलाओं को पैसे की आवश्यकता हुई तो उन्होंने समूह की अध्यक्ष मीना से तकाजा किया। इस पर मीना ने उन्हें धमकाया और भाजपा के स्थानीय मंत्री का हवाला देकर धमकी भी दी। तो वो समूह में क्या, जैसे हमारे सब 10 लेडीज के 100 रुपये जमा हो रहे थे, तो इसने बोला हमको, बोले तुमको इसमें फ़ायदा है, बोले तुम जमा करो ये समूह बोले के, और तुमको बोले इसमें लाभ बहुत मिलेगा बोले के, तो हमने जमा कर दिए। और उससे जब हमको ज़रूरत पड़ी पैसे की तो उसको हमने बोला तो उसने हमारे अकाउंट में पैसे जमा ही नहीं करे। और वो हमको फिर बोलती है, बोले हमने बोला तो बोले काहे के पैसे, बोले तुम्हारे तो तुमको 20-20 हज़ार रुपये बोले वहाँ से मिले बोले के 21,000 रुपये 800 रुपये, तो बोले कि तुम्हारे 12 जो 100 रुपये जमा करते उसमें तुम्हारे पैसे मिल गए बोले तुमको, और अब तुम्हारा कौन सा लोन बोले के। पति का नाम अवधेश। अच्छा, दूसरा ये कौन सी बैंक का मामला है, कौन सी कंपनी है जो 100 रुपये जमा तो हमारे इसमें हो रहे नर्मदा झाबुआ में, और जो हमको लोन मिला था ये यहाँ पे क्या बोलते हैं ICICI बैंक। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहनलाल यादव के प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा द्वारा माधवनगर कोविड सेंटर के बिस्तरों पर जबरन कब्जा कर उन्हें 25 से 30 हजार रुपए में मरीजों के बेचे जाने का खुलासा होने के बाद कांग्रेस को जबरदस्त मुद्दा मिल गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि बिस्तर की कालाबाजारी करने वाले अभय विश्वकर्मा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहन यादव से इस्तीफा भी लेना चाहिए। इधर तराना विधायक महेश परमार ने भी इस मामले में दोषी अभय विश्वकर्मा के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की है। गौरतलब है कि माधवनगर कोविड सेंटर से हाल ही में हटाए गए डॉक्टर संजीव कुमरावत द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र को यह बताया गया कि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के प्रतिनिधि अभय विश्वकर्मा द्वारा अस्पताल के बेड पर जबरन कब्जा कर उन्हें ऊंचे दामों पर दिए जाने की बात कही गई थी। इस खबर के बाद तो उज्जैन से लेकर भोपाल तक खलबली मच गई।
इधर भाजपा के भी कुछ छुटभइये नेता अभय विश्वकर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए, परंतु आम जनता में इस बात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर तो लोग अभय विश्वकर्मा को जमकर कोस रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक जिम्मेदार डॉक्टर द्वारा मंत्री के करीबी को बेनकाब करने के बाद सरकार व प्रशासन क्या कदम उठाता है। जिले में चल रहे चिकित्सकीय उपकरणों और दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों में मामले सामने आए हैं, वह वाकई मानव जाति की गिरी हुई सोच की पराकाष्ठा है। जिला प्रशासन ने जहां ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की है, वहीं कांग्रेस के नेता भी इसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन की तराना विधानसभा से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने इन घटनाओं को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार और उज्जैन के स्थानीय भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लिया और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा नेता और प्रभारियों की कॉल डिटेल निकाली जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कांग्रेस के विधायकों की अनदेखी करने पर भी महेश परमार मुखर होते हुए बोले कि मीटिंग में उनके द्वारा शासन प्रशासन से अव्यवस्थाओं के बारे में सवाल किया जाता है, इसलिए उन्हें या किसी भी कांग्रेसी विधायक को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में नहीं बुलाया जाता। बिल्कुल, जो रणसेज प्रकरण उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए और आपराधिक प्रकरण जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो क्राइसिस मीटिंग उसके आधार पर लगना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो तत्काल मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूँ, पुलिस से अनुरोध करना चाहिए, तत्काल ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। जो लोग ऐसा गोरख धंधा कर रहे हैं उनको तत्काल सजा होना चाहिए, जैसे कि माधवनगर में इनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी के कॉल डिटेल, भाजपा के जो बड़े नेता कॉल डिटेल और जो जो इनके प्रभारी हैं, इनके पूरे कॉल डिटेल आप चेंज करोगे तो सामने दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। विधायक जी, निजी अस्पतालों पे अब मात्र जुर्माने जैसी कार्रवाई बैठे हैं। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े ये महाकाल की नगरी, इसको कलंकित करने में लोग लगे हैं। 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए छुड़ा रहे हैं। इस समय परिजन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि उसको किसी का बेटा 20 साल का बेटा, किसकी 25 साल की बेटी, किसके माता, किसके पिता, किसका भाई बहन, उनको बचाने में लगे। आप देख रहे हैं किसी खुली दादागिरी इन लोगों की चल रही है, कैसी लूटपाट चल रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई सुनने वाला नहीं है। और जो 860 या 1000 रुपये का रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये में कालाबाजारी हो रही है। ये शर्म की बात है। तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग जनता के जीवन से खेल रहे हैं, इनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए। डीएवीवी समाज विज्ञान अध्ययनशाला के रिसर्च फेलो और जवाहर नवोदय विद्यालय घटिया के पूर्व छात्र गौरव धाकड़ ने कुछ दिनों पहले ये संकल्प लिया था कि प्रताप नगर व उससे आसपास के ग्रामीण अंचलों को पलवा डिस्पेंसरी में 20 ऑक्सीजन बेड की सौगात देंगे, जिसे उन्होंने धरातल पर उतार ही दिया। पलवा स्थित आरडी गार्डी रूरल डिस्पेंसरी में 20 सिलेंडर्स देने के साथ ही गौरव और एल्यूमनी एसोसिएशन ने ग्रामीणों के लिए 25 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक सिलेंडर्स बैंक लव खेड़ी हनुमान भक्त मंडल के माध्यम से संचालित किए जाने हेतु भेंट किया। साथ ही 5 सिलेंडर्स नवोदय विद्यालय परिसर में आपात उपयोग के लिए भी दान किए। गौरव धाकड़ ने बताया कि जब हम छात्रावास में रहते थे तब ग्रामीण जन हर समस्या में हमारी मदद करते थे, तो अब हमारा भी फर्ज है कि इस वैश्विक आपातकालीन घड़ी में हम ग्रामीणों की मदद करें। साथ ही यह भी तय हुआ है कि उक्त कोविड सेंटर में नवोदयांश, जो कि अभी देश प्रदेश के बड़े संस्थानों में डॉक्टर हैं, वे भी ऑनलाइन मार्गदर्शन व परामर्श देंगे। ऑक्सीजन बेड के साथ ही दवाओं, वेपराइजर्स आदि उपकरणों के लिए भी एसोसिएशन ने सहयोग का वचन दिया है। पलवा स्थित आरडी गार्डी की डिस्पेंसरी को प्रारंभ करने की मांग भी सर्वप्रथम गौरव धाकड़ ने ही की थी, जिसके क्रियान्वयन होने पर वही आगे आकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेपराइजर उपलब्ध करा रहे हैं। गौरव ने कहा है कि उनके घटिया व आसपास के क्षेत्रों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स बैंक बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि ग्रामीणों को शहर के चक्कर ना काटने पड़े। इन दोनों प्रकल्पों से प्रतापनगर, घटिया के साथ ही आकर महिदपुर और तराना के ग्रामों को भी लाभ होगा। कोविड महामारी का सामना कर रहे हैं। ग्रामों में ये बीमारी जब से प्रवेश करी है तो एक नई प्रकार की समस्या को इसने जन्म दे दिया है। मुझे और हमारे नवोदय विद्यालय के कई एल्यूमिनीज के दिमाग में ये चिंतन हो रहा था कि हम कैसे एटलीस्ट अपने घटिया गांव को, क्योंकि जब हम नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे तो घटिया गांव के लोगों ने हमारी हर प्रकार से मदद की है। तो ये जो घटिया प्रतापनगर गाँव है, इस गाँव के लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक नवोदय कोविड निधि का निर्माण किया, जिससे हमने आज यहाँ डिस्पेंसरी एवं ग्रामीण जनों के लिए
20 बेड डिस्पेंसरी के लिए 20 सिलेंडर डिस्पेंसरी को, वो ग्रामीण जनों के लिए और नवोदय विद्यालय परिसर के लिए हमने यहाँ पे टोटल 40 सिलेंडर्स जो है यहाँ भेंट किए हैं घटिया प्रताप नगर ग्राम पंचायत को, ग्राम को। और यहाँ हमारे चूँकि ये पूरा जो जन सहयोग से कार्य हो रहा है, इस जन सहयोग के कार्य को प्रेरित करने का काम हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। तो हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे बीच में संघ के माननीय तहसील कारवा जी भी यहाँ पे मौजूद है, घटिया ग्राम के प्रतापनगर ग्राम के नेतृत्व, युवा नेतृत्व धरेसी जी और सभी सम्मानीय अतिथि यहाँ मौजूद है। और हम सभी चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय एल्यूमिनी एसोसिएशन के जो प्रयास है उसमें आप सबका साथ मिलता रहे और आपको भी इस डिस्पेंसरी के संचालन में या ग्रामीणों की मदद में, इस आपदा के काल में जो भी मदद चाहिए, नवोदय विद्यालय एल्यूमिनी एसोसिएशन। गुरुवार रात करीब 11:30 बजे चिमनगंज थाना क्षेत्र में विवाद की सूचना मिलने पर पवासा थाने की डायल 100 आगर रोड स्थित मंगल नगर पहुंची थी। डायल 100 में प्रधान आरक्षक हरिराम, पिता कालूराम चौधरी, निवासी पुष्पांजलि नगर और वाहन का पायलट मौजूद थे। प्रधान आरक्षक ने विवाद करने वालों को पकड़ने का प्रयास किया, तभी 3 से 4 लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस पर हमला होते देख डायल 100 का पायलट प्रधान आरक्षक को अकेला छोड़कर भाग निकला। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि मंगल नगर में रहने वाले रतन बरगुंडा के यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा था। रात 11:30 बजे उसके पड़ोस में रहने वाले बरगुंडा समाज के ही लक्की, गणेश, आकाश और 1-2 अन्य रतन से विवाद करने लगे। रतन ने विवाद की सूचना डायल 100 पर दी। पवासा थाने की डायल 100 को इवेंट मिला तो प्रधान आरक्षक पायलट के साथ मौके पर पहुंचा। जहां विवाद कर रहे युवकों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने प्रधान आरक्षक पर ही हमला कर दिया। यह देख डायल 100 का पायलट मौके से भाग निकला और चिमनगंज थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो हमला करने वाले भाग निकले। प्रधान आरक्षक को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सिर और गले में गंभीर चोट लगना सामने आया है। मामले में प्रधान आरक्षक के बयान दर्ज कर प्राण घातक हमले और शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि हमलावर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पवासा थाने पर पदस्थ है, प्रधान आरक्षक की पोस्ट पे, बैच नंबर 909 है इनका। 100 डायल में इनकी ड्यूटी थी रात की 10 से सुबह की 6 के दौरान। रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में इनके पास एक इवेंट आया। इवेंट के दौरान ये मंगल नगर कॉलोनी गए, जो कि आगर नगर पर स्थित है। वहाँ पर गए सर, वहाँ पे 7-8 लोगों ने इन पर हमला बोल दिया, इनको जान से मारने की कोशिश की सर, और इनके घाव इतने गहरे हैं कि ये बोल भी नहीं सकते। सूचना मिलने पर सर मैं इनके पास आया और तब से इनके पास यहीं पे हूँ। सर अभी तक तो वरिष्ठ अधिकारी एक भी नहीं आए यहाँ पे, ना थाने से कोई आया है, ना इनके हालचाल किसी ने पूछे। और सर जो भी घटनाक्रम हुआ ऑन ड्यूटी पे हुआ सर। कोरोना से हुई 2 मौतों के बाद भूतेश्वर महादेव मंदिर के महेशगिरी महाराज द्वारा दोनों मृतकों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद नींद से जागते हुए उन्हेल प्रशासन ने मोर्चा संभाला और एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के नेतृत्व में कोविड प्रभारी संजीव कुमरावत, ब्लॉक मेडिकल अधिकारी कमल सोलंकी, नायब तहसीलदार अनु जैन, थाना प्रभारी डीआर जोगावत अपनी टीम के साथ स्थानीय लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के प्रति जागरूक करने का काम शुरू किया, जिसमें प्रशासन द्वारा लोगों को बार बार दौरा कर बेहतर से बेहतर इलाज देने की बात कही जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। परेशान है, विपत्ति एक पूरे मानवता पे आई हुई है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मास्क लगाएं, 2 फीट की दूरी बनाए रखें, हाथ सैनिटाइज करें और प्लीज़ घर में ही रहें। इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करें। उन्हेल में हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर खोल रखा है, जहाँ पर कोविड के पेशेंट का हमने इलाज शुरू किया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, कुछ इंजेक्शन वगैरह की भी व्यवस्था शुरू की हम लोगों ने। धीरे धीरे उसको आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। स्थानीय लोगों की लापरवाही से उन्हेल क्षेत्र में कोरोना से हो रही मौतों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि यहां पर प्रशासन द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा के बाद भी व्यापारीगण दुकान से ही ग्राहकों को सामान दे रहे हैं, जिस वजह से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है और बढ़ती भीड़ के परिणाम स्वरूप बढ़ते संक्रमण से लोगों की जान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में कोरोना से 2 लोगों की मौत के बावजूद भी जनता समझने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस के बार बार समझाने पर भी उन्हेल के बाजारों में हाट बाजार जैसा माहौल नजर आ रहा है, जहां निरंतर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां बैंकों के बाहर भी गोले बनाकर लोगों के खड़े होने की व्यवस्था नहीं की गई है। इन बढ़ती अव्यवस्थाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है।
पुलिस लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण के दौरान बेवजह घरों से निकलने वाले समाज के दुश्मनों पर डंडे तो बरसा रही थी, लेकिन अब तो पत्रकार के साथ ही डंडे से मारपीट कर रही है। दरअसल शहर के रसलपुर बाईपास चौराहे को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चौराहे को ब्लॉक कर दिया है, जिसके चलते शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए लोगों को बाईपास से घूम कर आना पड़ता है। यह परिक्रमा लगाने की प्रक्रिया पुलिस के आला अधिकारियों के आदेश पर लोगों से करवाई जा रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि शहर में घूमकर प्रवेश करने से क्या कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। इस तरह चौराहे को ब्लॉक करने के चलते आए दिन यहाँ तैनात पुलिसकर्मी लोगों से अभद्रता कर गाली गलौज करते हैं। ऐसा ही वाकया शहर के युवा पत्रकार धीरज सेन के साथ घटित हुआ यूं कि गुरुवार शाम 7 बजे के करीब स्वदेश के पत्रकार और मीडिया सेंटर का संचालन करने वाले धीरज सेन इंदौर से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। तभी रसलपुर बाईपास चौराहे पर उन्हें कुछ पुलिसकर्मियों ने रोका। पत्रकार धीरज सेन ने बड़ी शालीनता से खुद का परिचय देने के साथ प्रेस कार्ड भी दिखाया। कार्ड देखते ही वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी का पारा चढ़ गया। फिर क्या था, जनाब ने गालियों की बौछार करते हुए डंडे से मारपीट करना शुरू कर दी। वह तो गनीमत रही कि पत्रकार धीरज सेन अपनी बाइक लेकर आ गए, नहीं तो पुलिसकर्मी और डंडे बरसाने के मूड में थे। इस मारपीट में धीरज के हाथ में गंभीर चोट आई है। रसूलपुर बाईपास पर पूर्व में भी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की घटना हो चुकी है। पत्रकारों में पुलिस के इस तरह के अड़ियल रवैयों को लेकर रोष व्याप्त है। पुलिसकर्मी द्वारा पत्रकार धीरज सेन के साथ अभद्रता और मारपीट करने को लेकर बड़ी संख्या में पत्रकार एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां सीएसपी विवेक सिंह चौहान और डीएसपी किरण शर्मा को ज्ञापन देकर मांग की है कि उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। इधर पुलिस दलील दे रही है कि शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत किसी को भी शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस के कहने के तात्पर्य से ऐसा लगता है कि इस दौरान पत्रकारों का प्रवेश भी निषेध था। रसूलपुर बाईपास पर पुलिस का चेकिंग पॉइंट लगा हुआ था, तो मेरा वो देवास की तरफ आना था, लेकिन वहाँ पे जब पुलिस लोग खड़े थे वहाँ पे मैं रुका। मैंने बताया कि मैं स्वदेश लोकल पत्रकार हूँ, मैंने कार्ड भी दिखाया, लेकिन वहाँ पे एक जवान ने मेरा जबरदस्ता करी और बोला कि तेरी पत्रकारिता पूरी हेड़ दूंगा। और मुझे साथ में मारपीट की, तो मैं कोई प्लास्टिक के पाइप की थी, मेरे से मेरे हाथ में लगी हुई। उसी को लेके आज हम एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं। कल रसूलपुर पॉइंट पर पुलिस के द्वारा चेकिंग कर रहे थे, एक पत्रकार साथी हैं धीरज सेन, उनका कहना है कि वो वहाँ से आ रहे थे तो उनको रोका टोका गया होगा और उनके द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई है कि पत्रकार होते हुए उनको कोई वहाँ से आने नहीं दिया या उनको, तो इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी को बता दिया गया है, उसको देख रहे हैं, वेरीफाई कर ले रहे हैं, जो भी अगर गलती होगी तो उसमें कोई कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।